हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जनरली पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करा है फॉर योर अपकमिंग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो मैं आपको बता दूं कि आपके बीबीएयू यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए इन्होंने एडमिट कार्ड्स को रिलीज कर दिया है और उस पर भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिंक भी मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप वहां से वन क्लिक में आपके एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हो। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्जामिनेशन है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम बीबीएयू यूनिवर्सिटी का, ये 23 से 25 अप्रैल 2022 के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको वो भी टाइम टेबल बता रखा है, सो आप उससे भी देख लीजिएगा। और अभी नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि बीबीएयू यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसका पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा कि आपका पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो पार्ट ए में आपको 50% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी 50 क्वेश्चंस आपको पार्ट ए से पूछे जाते हैं जो कि होता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, और 50 क्वेश्चंस आपको पार्ट बी से पूछे जाते हैं जो कि होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सो मैं आपको बता दूं कि पार्ट ए जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है उस पर हमने रिविजन पैकेज लॉन्च करा है। सो रिविजन पैकेज में हम आपको 1000 से भी ज्यादा वन डे रिविजन पीडीएफ यानी 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं इस पीडीएफ में, जिसमें हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं जो जनरली पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एग्जामिनर पूछते ही है। एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हमने इस पीडीएफ में कवर कर रखे हैं। देन आपको मॉक टेस्ट देखने मिलेंगे, 10 रिविजन मॉक टेस्ट हमने आपके लिए डिजाइन करा है। सो ये जो रिविजन मॉक टेस्ट है इसमें आपको सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपको देखने मिलेंगे। तो उस क्वेश्चंस को आप जरूर से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक रिविजन पैकेज है जिसे आप 1 से 2 डेज में ही कंप्लीट कर पाओगे। तो 1000 प्लस वन डे रिविजन पीडीएफ जिसको आप एक ही दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा, और साइमल्टेनियसली आप जो रिविजन सॉल्व जो पीडीएफ सॉल्व करोगे उसी के साथ साथ आपको रिवीजन मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना है, जिसमें हमने बहुत ज्यादा एमसीक्यूज कवर कर रखे हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। सो रिवीजन पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम से पहले आपका रिवीजन बहुत होना जरूरी है। और रिवीजन पैकेज जो है हमारा, मैं आपको गारंटी देती हूँ इसी से एग्जाम में आपको 30 से 40 एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस है, कि कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक है कि हमारे इसी कंटेंट से उनको एग्जाम में डायरेक्टली हमारे इस रिवीजन पैकेज से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो याद रखिएगा आपके बीबीए यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें जो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हमारे इसी रिवीजन पैकेज से डायरेक्टली 30 से 40 क्वेश्चंस एज इट इज ऑप्शन आने के चांसेस है, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। देन हमारे इस रिवीजन पैकेज को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप वन क्लिक में ही हमारे इस रिवीजन पैकेज को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से ये नोटिस बता दूं जो कि आपके बीबीएयू यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज हुई थी, जिसमें इन्होंने आपके जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका शेड्यूल बता रखा है। सो याद रखिएगा आपका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा बीबीएयू यूनिवर्सिटी का, आपका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा ये आपका 23 टू 25 अप्रैल के बीच में होगा। और यहाँ पर इन्होंने शेड्यूल बता रखा है आपको कि 23, 24 और 25 अप्रैल के दिन आपके दो शिफ्ट्स में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। आपको प्रॉपर आपके सब्जेक्ट्स देख लेने हैं कि आप किस सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो, और आपका प्रॉपर शिफ्ट देखना है और उस डेट पर आपको एग्जाम देना है। अब नेक्स्ट बहुत स्टूडेंट्स के मुझे क्वेरीज आते हैं, आप अगेन मैं बोल रही हूँ अच्छी तरीके से आप वीडियो देख लीजिएगा कि स्टूडेंट्स का हमें ये क्वेश्चन पूछा गया था बहुत बारी कि सेंटर्स कहाँ पर हो गए इस यूनिवर्सिटी के। सो यहाँ पर नोटिस में उन्होंने लिखा है क्लियरली कि आपके जो सेंटर्स होंगे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ये सिर्फ और सिर्फ बीबीएयू यूनिवर्सिटी में ही होंगे। आपके सेंटर्स लखनऊ में ही आपके सेंटर्स होंगे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अगर जिन कैंडिडेट्स ने यूजीसी नेट, सीएसआईआर, जेआरएफ ये सारे एग्जाम जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाइड कर रखे हैं उनको भी इस यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। ये यहाँ पर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा अगर आपने यूजीसी नेट, सीएसआईआर, जेआरएफ ये सारे एग्जाम क्वालिफाइड कर रखे हैं फिर भी आपको इस यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। सो आप प्रॉपर आपका स्केड्यूल देख लीजिएगा किस शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा।
तो ये थी नोटिस जिसको मैंने अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर अगेन एक्सप्लेन कर दिया है, और इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, और उस वीडियो के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है। आप चाहे तो वो वीडियो को रिफर कर सकते हो। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ रिसर्च रिपोर्ट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ। सो इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि रिसर्च रिपोर्ट जो होता है ये कौन सा स्टेटमेंट होता है। रिसर्च रिपोर्ट में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट में आप बेसिकली क्या लिखते हो, हमें ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा, देखिए जैसे आप रिसर्च रिपोर्ट लिखते हो, रिसर्च रिपोर्ट में क्या करते हो आप, आपका जो पूरा रिसर्च वर्क होता है, रिसर्च में आप जो भी वर्क करते हो वो सारे वर्क को आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में मेंशन करते हो। यानी आपने किस तरीके से डेटा कलेक्ट करा, किस तरीके से आपने अपनी प्रॉब्लम पर सॉल्व करी, किस तरीके से आपने डेटा को एनालाइज करा, किस तरीके से उसे ऑब्जर्व करा, ये सारी चीजें अपने रिसर्च में जो भी वर्क किया होता है वो सारा आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में उस वर्क को रिप्रेजेंट करते हो, उस वर्क को बताते हो। तो उसी तरीके से हम याद रखिएगा, रिसर्च रिपोर्ट जो होता है एक पूरा रिसर्च प्रोसेस होता है। जो भी आपने रिसर्च में किया होता है, किस तरीके से आपने प्रॉब्लम ले डाउन करी होती है, किस तरीके से उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करी होती है, कैसे आपने प्लानिंग करी होती है, वो सारी चीजें आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में बताते हो। ना कि आपके रिसर्च रिपोर्ट में सिर्फ आप आपकी प्रॉब्लम लिखते हो, ना कि आप रिसर्च रिपोर्ट में सिर्फ ऐसा बताते हो कि किस तरीके से आपने डेटा कलेक्ट करा, और ना ही सिर्फ आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में ऐसा बताते हो कि आपने किस तरीके से डेटा को एडिट करा, किस तरीके से अनवांटेड डेटा को आपने रिमूव करा, ऐसा भी नहीं बताते हो। बल्कि आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में, जिसमें कि आप आपके रिसर्च का पूरा वर्क बताते हो, तो वो एक रिसर्च का प्रोसेस होता है। रिसर्च के प्रोसेस में आपने जो भी करा होता है, जिस तरीके से आपने प्रॉब्लम को ले डाउन करी होती है, उस पर किस तरीके से आपने काम करा है, किस तरीके से आपने ऑब्जर्व करा है चीजों को, किस तरीके से डेटा को एनालाइज करा है, किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करा है, किस तरीके से सैंपल को कलेक्ट करा है, वो सारी चीजें आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में बताते हो। सो सारे चीजों को हम कहते हैं रिसर्च प्रोसेस। तो याद रखिएगा, रिसर्च रिपोर्ट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, a 2 into 2 into 2 factorial design has dash independent variables। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमें कौन सा फैक्टोरियल डिजाइन पूछ रहा है, 2 into 2 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन। इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए हमें ये पता करना है। तो फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। फैक्टोरियल डिजाइन याद रखिएगा जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं, यानी दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं, और दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर आप फैक्टोरियल डिजाइन में स्टडी करते हो। और याद रखिएगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं फैक्टोरियल डिजाइन में उसे हम कहते हैं फैक्टर्स, और इनके लेवल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कुछ लेवल्स होते हैं, और उन्हीं लेवल को आपको 2 into 2 into 2 फॉर्म में दिया गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर 1 2 3, आपको कितने 2 दिए गए हैं, 3। दैट मीन्स यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, 3। अब यहाँ पर लेवल किस तरीके से होगा, फर्स्ट वेरिएबल के 2 लेवल्स, सेकेंड वेरिएबल जो होगा सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके 2 लेवल्स होंगे, और जो थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिया गया होगा उसके 2 लेवल्स होंगे। सो ये जो दिया गया होता है आपको 2 into 2, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उनके लेवल्स होते हैं, और ये 2 2 2 ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जैसे कि यहाँ पर 3 आपको 2 दिया गया है, हो सकता है अगर कभी ऐसा पूछा जाए एग्जाम में 2 into 2 into 2 into 2, सो इस केस में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए आपके पास, 4। तो इस केस में 4 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में 3 2 दिए गए हैं, 2 into 2 into 2, दैट मीन्स यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करे गए हैं इस स्टडी में, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिससे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फैक्टोरियल डिजाइन में फैक्टर्स कहते हैं, इसीलिए इस डिजाइन का नाम हुआ है फैक्टोरियल डिजाइन। तो आपको ये याद रखना है। सबके इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन D3। ओके, नेक्स्ट, if there are 8 categories or classes in a goodness of fit test, what will be the degree of freedom? So इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास 8 क्लासेस है और 8 कैटेगरीज है, कौन से टेस्ट में, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में, जिसे हम काय स्क्वायर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की जगह एग्जाम में काय स्क्वायर टेस्ट भी पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को काय स्क्वायर टेस्ट भी कहते हैं, सबको याद रखना है। तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है, जितने नंबर्स ऑफ आपके क्लासेस होते हैं। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है आपको।
डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है जितने नंबर ऑफ क्लासेस है, ओके, यानी n -1, ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो यहाँ पर हमें कितने क्लासेस दिए गए हैं, कितने कैटेगरीज दिए गए हैं, 8। तो 8 - 1 अगर हम करते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा 7। तो यहाँ पर जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में जो कैटेगरीज इन्होंने बनाया था 8 कैटेगरीज, और हमें इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया था, यानी फ्रीली हम कितने वेरिएबल्स को मूव कर सकते हैं, कितने वैल्यूज को मूव कर सकते हैं। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है कितने हमारे पास फ्रीडम है कि हम चीजों को मूव करें, ओके। सो उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो यहाँ पर टोटल जितने आपको क्लासेस दिए गए होंगे -1 होता है इसका फॉर्मूला। टोटल हमें 8 क्लासेस दिए गए थे, 8 कैटेगरीज दिए गए थे, 8 में से अगर हम 1 माइनस करते तो हमें 7 आंसर मिलता है। तो याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट किस लिए यूज करते हैं, याद रखिएगा, आपका जो डेटा होता है, इस टाइप पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपका जो डेटा होता है वो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से आपको फिट करना है, किस तरीके से आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में फिट होगा, इसीलिए गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का यूज करा जाता है। याद रखिएगा, गुडनेस ऑफ फिट यानी फिट, अपना जो डेटा होता है, आपने जो भी डेटा कलेक्ट करा होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से फिट होना चाहिए, इसीलिए गुडनेस ऑफ फिट का यूज करा जाता है, इस टेस्ट का यूज करा जाता है। ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विच इज B7। ओके, नेक्स्ट, Which of the following is not covered under intellectual property rights? So इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर नहीं आता है। जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी क्या होता है कि रिसर्च में किसी रिसर्चर का कुछ आइडिया होता है, उनके थॉट्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट होते हैं, उनका डेटा होता है, ओके। सो उससे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, जिनका आइडिया होगा, जिन्होंने डेटा को डेवलप करा होगा, वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी होगी, इसीलिए हम इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लैंड होती है, उस लैंड का कोई उस प्रॉपर्टी का कोई पर्सन होता है कि उस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को परचेज करा है, सो उस प्रॉपर्टी के साथ उस पर्सन का नाम जुड़ जाता है, मतलब उससे हमें पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो पर्सन है, ओके। उसी तरीके से रिसर्च में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, यानी जिस पर्सन का, यानी जिस रिसर्चर का जो आइडिया होगा, जो उन्होंने डेवलप करा होगा, वो उनके राइट्स होंगे, ओके। सो यहाँ पर उसमें कौन सी चीजें कवर नहीं होती हमें ये पता करना है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया गया है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स यानी जो भी उस पर्सन के, जो भी उस रिसर्चर के आइडियाज होंगे, जो भी उनके थॉट्स होंगे, वो किसी और को कॉपी नहीं करना चाहिए। सो ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आते हैं। उसी तरीके से पेटेंट्स, पेटेंट्स क्या होते हैं, जैसे जब भी कोई रिसर्चर न्यू आइडियाज डेवलप करते हैं, न्यू आइडियाज लेकर आते हैं, सो यहाँ पर क्या करते हैं, वो पहले एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, वो अपने नेम के साथ उस काम को जुड़वा लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी ड्रग पर काम करा है, तो क्या करेंगे वो रिसर्चर, उनके आइडिया को पहले जाकर एक कंपनी के साथ शेयर करेंगे, उसी को हम कहते हैं पेटेंट्स। तो पेटेंट्स जो होते हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर आते हैं। उसी के साथ ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई कंपनी का प्रोडक्ट है तो उसमें ट्रेडमार्क्स होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो प्रोडक्ट उस कंपनी का। उसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ट्रेडमार्क्स भी इंक्लूडेड होता है। देन थेसॉरस, थेसॉरस क्या होता है, ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर नहीं आता है। थेसॉरस का मतलब होता है, ये एक टाइप की डिक्शनरी होती है जिसमें सारे वर्ड्स के आपको मीनिंग पता चल जाती है, बहुत फेमस डिक्शनरी है, ओके। सो याद रखिएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में थेसॉरस ये कवर नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Next, which of the following is not a type of research question? So इस क्वेश्चन में हम पूछ रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रिसर्च क्वेश्चन का टाइप नहीं है। अब रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, जैसे रिसर्च के क्वेश्चन, जैसे आप जिस चीज पर स्टडी करना चाहते हो, ये हो गया आपके रिसर्च क्वेश्चन। जैसे आपको ये पता करना है कि पर्टिकुलर जो डिसीज है, ओके, जो डिसीज है आपकी, कुछ एक डिसीज है, उसके अगेंस्ट आपको ड्रग फॉर्म करना है। तो ये हो गया आपका रिसर्च क्वेश्चन। आप क्या बताओगे कि इस पर्टिकुलर डिसीज को कौन से ड्रग किल कर सकते हैं आप, ये हो गया आपका रिसर्च का क्वेश्चन। आपको ये देखना है कि कौन सी ड्रग ये ड्रग पर्टिकुलर जो ड्रग आप यूज कर रहे हो, उस पर स्टडी कर रहे हो कि ये डिसीज को किल करेंगी या फिर नहीं, या फिर ये डिसीज को क्योर करेगी या फिर नहीं। तो जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया गया है प्रिडिक्टिंग एन आउटकम, यानी
रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, ये इसके आउटकम क्या आने वाले होते हैं उसके आप कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये आपका रिसर्च क्वेश्चन हो जाएगा। आप ऐसा सोचोगे कि जैसे मान लीजिए मैं ऐसे सोचूंगी कि इस ड्रग में ना इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस पर्टिकुलर केमिकल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो हो सकता है कि मेरे रिजल्ट सही आए। सो ये क्या है, ये आउटकम को आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि हो सकता है आ जाए। तो ये भी आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है। उसी तरीके से हम डायरेक्टली ऑप्शन सी देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ गुड प्रैक्टिस, यानी आपने आपके रिसर्च में जिन जिन चीजों को लिया है, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज पर स्टडी कर रहे हैं, आप ड्रग बनाने के बाद आप क्या करोगे, किसी पर्सन पर अप्लाई कर कर देखोगे कि वो डिसीज को ड्रग क्योर कर रही है फिर नहीं, तो आपको किस तरीके से चीजों को यूज करना चाहिए, उसे आप कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ गुड प्रैक्टिस। तो ये भी आपके रिसर्च का एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन ही हो गया। फिर इवेल्युएटिंग ऑफ फेनोमेना, आपने जो भी फेनोमेना पर स्टडी कर रहे हो उसको किस तरीके से आप इवेल्युएट करोगे, किस तरीके से उसके बारे में आप बताओगे। तो ये भी आप रिसर्च क्वेश्चन हो गया, ये भी रिसर्च क्वेश्चन का एक टाइप हो गया। लेकिन हाइपोथेसिस आपकी रिसर्च क्वेश्चन का टाइप नहीं होता है। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि प्रिडिक्टिंग एन आउटकम, ये भी तो हाइपोथेसिस होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया है ऑप्शन ए में कि स्टेटमेंट विच इज प्रिडिक्टिंग एन आउटकम, ऐसा नहीं बताया गया, बस बताया गया प्रिडिक्टिंग एन आउटकम। प्रिडिक्ट कोई भी कर सकता है कि आउटकम क्या आ सकते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है, एक स्टेटमेंट होना चाहिए। ओके, एक स्टेटमेंट होना चाहिए जो कि टेंटेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, और वो आपकी रिसर्च के आउटकम्स के बारे में कुछ गेसेस और अजम्पशन करते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस होते हैं ये आपके रिसर्च क्वेश्चन का टाइप नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ग्राउंडेड थ्योरी इज ऑफन यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ। सो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि ग्राउंडेड थ्योरी हम किस चीज के फॉर्मुलेशन के लिए यूज करते हैं दिए गए ऑप्शंस में से। ओके, सो आपको इस क्वेश्चन के सॉल्व करने से पहले आपको बताना चाहिए कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है। सो ग्राउंडेड थ्योरी मतलब आप बहुत सारा डेटा जमा कर लेते हो, बहुत सारा डेटा आप कलेक्ट कर लेते हो। ओके, आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डेटा कलेक्ट होता है, फिर आप उस डेटा को एनालाइज कर कर आप क्या करते हो, थ्योरी डेवलप करते हो। ठीक है, ये होता है आपका ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब। फिर से हम देखते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्जाम में कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। सो याद रखिएगा, ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब क्या होता है, जिसमें आप लार्ज क्वांटिटी में डेटा कलेक्ट करते हो और उस डेटा को एनालाइज करते हो, और उस डेटा को एनालाइज कर कर थ्योरी डेवलप करते हो, थ्योरी को बनाते हो। सो यही होता है आपका ग्राउंडेड थ्योरी। अब ग्राउंडेड थ्योरी का यूज आप किस चीज के फॉर्मुलेशन के लिए करते हो, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। सो यहाँ पर याद रखिएगा, ग्राउंडेड थ्योरी, आप ग्राउंडेड थ्योरी बना रहे हो, ग्राउंडेड थ्योरी पर स्टडी कर रहे हो, तो इसका किस चीज के लिए यूज करा जाएगा कि रिसर्च की इवैल्यूएशन पर। रिसर्च में जो भी आप प्रोग्राम्स पर काम करो उसका इवैल्यूएशन पर, पॉलिसीज के इवैल्यूएशन पर, किस तरीके से उस रिसर्च को इवैल्यूएट करा जाए, किस तरीके से उसको स्टार्ट करा जाए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो ग्राउंडेड थ्योरी जो होती है आपकी फॉर्म यूज करी जाती है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उससे भी हम देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरिंग दी फैक्ट्स, यानी जो ट्रूथ है उसको किस तरीके से आपको एक्सप्लोर करना है। तो इसके लिए आप ग्राउंडेड थ्योरी का तो यूज नहीं करोगे ऑब्वियसली, यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, कैटेगराइजिंग डेटा, डेटा को आप ऑर्गेनाइज वे में कैटेगराइज कर रहे हो, आप प्रॉपर आप क्या कर रहे हो, डेटा को एक जगह जमा कर रहे हो। तो सिर्फ इसी को नहीं कहोगे आप ग्राउंडेड थ्योरी, इससे आप थ्योरी कुछ डेवलप करते हो, तो उसे हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। सिर्फ डेटा को कैटेगराइज करने के लिए हम इसे ग्राउंडेड थ्योरी का यूज नहीं करेंगे। देन ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग दी कल्चर, किसी कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ग्राउंडेड थ्योरी का यूज नहीं करोगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, read the statement A and B and choose the correct option. Statement A, variables can be manipulated, controlled or observed by the experimenter. Statement B, variables are not related to theoretical concepts. So इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सो स्टेटमेंट ए क्या बता रहा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल्स जो कि वेरी हो सकते हैं, जो कि चेंज हो सकते हैं। सो यहाँ पर रिसर्चर के पास चांस होता है कि इसको मैनिपुलेट करे, वेरी कर रहे हैं यानी इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ हेरफेर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं रिसर्चर वेरिएबल्स को, और ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटर यानी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ए जो दिया गया है ये करेक्ट होगा।
देन स्टेटमेंट बी आपको क्या बता रहा है, वेरिएबल्स आर नॉट रिलेटेड टू थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या बता रहा है हमें कि जो वेरिएबल्स होते हैं ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं होते। नो, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल जो है आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, सिर्फ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर पाओगे, आप कभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो याद रखिएगा, वेरिएबल जो होते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी जेंडर पर स्टडी करना है, ओके, आप क्या कर रहे हो, जेंडर पर स्टडी कर रहे हो, सो मेल और फीमेल, तो ये क्या हो गया, आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गई है। आप जेंडर पर स्टडी कर रहे हो, तो ये आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गए, जेंडर में कौन आता है, फीमेल या फिर मेल। सो यहाँ पर आप इन चीजों पर स्टडी कर रहे हो, उनके बिहेवियर्स पर स्टडी करेंगे, आप उनके कुछ में चेंजेस जिस तरीके से आते हैं एज को देखकर, अगर मान लीजिए उस पर स्टडी कर रहे हैं, उनके बिहेवियर्स पर स्टडी कर रहे हैं, सो ये क्या हो गया, आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए। सो वेरिएबल जो होते हैं, याद रखिएगा, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं, एज वेल एज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से भी आपके वेरिएबल्स रिलेटेड होते हैं। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट ए ट्रू है एंड स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। नेक्स्ट, Which of the following is helpful in determining the sample size? So इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन और कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो सैंपल साइज डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होता है। यानी जैसे सैंपल साइज का मतलब क्या होता है, आपको भले ये पता होना चाहिए। सैंपल साइज क्या होता है कि पॉपुलेशन है आपकी, मान लीजिए आपके पास 1000 पॉपुलेशन है, 1000 पॉपुलेशन में आपके पास 1000 मेंबर्स है। सब क्या करते हो, पूरे 1000 लोगों पर आप स्टडी नहीं करते, बल्कि आप आपका सैंपल चुन लेते हो, यानी पॉपुलेशन में से लोगों को चुन लेते हो, कुछ लोगों को चुन लोगे, ये आपका सैंपल बच जाएगा और इस पर आप आपकी स्टडी परफॉर्म करोगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे पॉपुलेशन आपकी 1000 पॉपुलेशन है, अब आपको चाहिए कि मेरा 40% एक्यूरेट रिजल्ट आना चाहिए। सो इस केस में कोहेरेंस फॉर्मूला ये आपको मदद करता है डिटरमाइन करने के लिए कि आपको कितना सैंपल साइज लेना चाहिए। 1000 पॉपुलेशन में है तो आपको कितना सैंपल साइज लेना चाहिए, कि आपको 250 सैंपल साइज लेना चाहिए, यानी 250 मेंबर्स को आपके सैंपल्स में आपको इंक्लूड करना चाहिए, या फिर 50। सो ये आपके कोहेरेंस फॉर्मूला बताता है। सो याद रखिएगा, कोहेरेंस फॉर्मूला बताता है कि अगर आप चाहोगे कि इतने परसेंट आपके एक्यूरेट रिजल्ट आए, तो कोहेरेंस फॉर्मूला बताता है कि आपके सैंपल के साइज कितने होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी सैंपल साइज सेलेक्ट करने के लिए कोहेरेंस फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत मदद करता है। अभी रुसेल्स 2000 इंडेक्स, ये किस चीज में आपके लिए हेल्पफुल करता है, ये स्टॉक मार्केट में, ये आपके जो शेयर मार्केट होते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड होता है। सो यहाँ पर ये ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, स्पीयर्समैन फॉर्मूला। सो स्पीयर्समैन फॉर्मूला क्या बताता है कि वेरिएबल जो आपके कैसे रिलेटेड है, वेरिएबल्स के बीच में किस टाइप का रिलेशन है, वेरिएबल्स किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, ये बताता है आपका स्पीयर्समैन फॉर्मूला। सो याद रखिएगा, स्पीयर्समैन फॉर्मूला ये आपके वेरिएबल से रिलेटेड, वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके से रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन है, वो बताता है आपका स्पीयर्समैन फॉर्मूला। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोकरेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट, qualitative research helps in the collecting data under dash more situation. सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो, क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो, सो वो किस सिचुएशन के अंदर आप डेटा को कलेक्ट करते हो, कि नॉर्मल सिचुएशन में, या फिर एक्सपेरिमेंटल, या फिर आर्टिफिशियल, या फिर नेचुरल कंडीशन में, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में हम डेटा को कलेक्ट करते हो। जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च में आप क्या करते हो, डिफरेंट मेथड्स यूज करके डेटा कलेक्ट करते हो। जैसे इंटरव्यू अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो आप क्या करते हो, एक्सपर्ट्स को आप इनवाइट करते हो। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, नेचुरल सेटिंग में आप क्या कर रहे हो, नेचुरल सेटिंग में उस एक्सपेरिमेंट में, और सॉरी उस इंटरव्यू में आप क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो। इंटरव्यू जो होगा, आप पहले एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हो, सो वो इंटरव्यू आते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस का वो रिप्लाई करते हो, तो उनके थ्रू आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो। उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन रिसर्चर उस पर्टिकुलर एरिया में जाकर चीजों को ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, सो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी डेटा कलेक्ट करा जाता है, ये नेचुरल सेटिंग में डेटा कलेक्ट करा जाता है। सो यहाँ पर नॉर्मल सेटिंग ये तो कुछ होगा नहीं, सो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल तो हो नहीं सकता, क्वालिटेटिव रिसर्च है, सो आपको याद रखना है डायरेक्टली क्वालिटेटिव रिसर्च होता है ये आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं। एंड आर्टिफिशियल, तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन हो सकते थे, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल सिचुएशन। सो याद रखिएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है आर्टिफिशियल
सेटिंग में नहीं कंडक्ट करवाई जाती है। क्वालिटेटिव रिसर्च ये नेचुरल सिचुएशन के अंडर में लाई करती है, जिसमें आप डेटा जो कलेक्ट करते हो नेचुरल सेटिंग्स में डेटा कलेक्ट करते हो। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेचुरल। नेक्स्ट, Which type of research focuses on what will be? So इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी रिसर्च है जो ये बताती है कि क्या होगा आगे। ओके, सो जैसे यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम यही देखते हैं कि आगे क्या होगा। क्या अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे रखें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या हम मैनिपुलेट करते हैं तो किस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका अफेक्ट होगा, किस तरीके से आगे होने वाला है, इस चीज को आपको बताता है। What will be का मतलब होता है आगे क्या होगा, किस तरीके से हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसमें कुछ हेरफेर कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमें रिजल्ट मिलेंगे, क्या होगा आगे। इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च का यूज करते हैं। सो याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक ऐसे टाइप की रिसर्च होती है जो ये बताती है कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हमने एक बार देख लेते हैं। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी ये बताता है कि आप 4 to 5 लोगों का एक ग्रुप बना लेते हो, जिसमें आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में उसमें एनालाइज करते हो, उसके बारे में डिटेल में एग्जामिन करते हो चीजों को, उसके बारे में स्टडी करते हो। सो आप यहाँ पर केस स्टडी का फोकस और मेन एम ये नहीं होता है कि क्या होगा, आप बस चीजों को एग्जामिन करते रहते हो, ये होता है केस स्टडी का मेन एम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, सर्वे। सर्वे क्या होता है? जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हो, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स परफॉर्म कर आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, उसे हम कहते हैं सर्वे। तो सर्वे भी ये नहीं बताता है कि आगे क्या होगा, सर्वे बताता है कि आपका डेटा किस तरीके से आपको कलेक्ट करना है, किस मेथड से कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, एक्सपोस्ट फैक्टो। एक्सपोस्ट फैक्टो क्या बताता है कि आप जो भी सिचुएशन हो जाती है, जो भी सिचुएशन अकर हो जाती है, उसके बाद आप उस चीज पर स्टडी कर लेते हो। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, ओके, फिर उसके बाद उस पर स्टडी करी जाती है किस तरीके से उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर या फिर मान लीजिए कोई डिसीज हो गई, जैसे कोविड डिसीज हो गई, उसके बाद उस पर स्टडी करी गई कि वो डिसीज किस तरीके से आई। ओके, सो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में जो भी पुराने इवेंट्स अकर हो जाते हैं उसके बाद उस पर स्टडी करी जाती है। एक्सपोज फैक्टर ये नहीं बताता है कि आगे क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो बताती है कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट, the type of error in which research study over which the researcher has no control is called. So इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि रिसर्च में एक ऐसा एरर, ऐसे टाइप का एरर जिस पर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं है, तो उस एरर को हम क्या कहेंगे? कि उस एरर को हम टाइप 1 एरर कहेंगे, या फिर टाइप 2 एरर, या फिर रैंडम एरर कहेंगे। तो याद रखिए, रिसर्च में बेसिकली मेनली 2 ही टाइप के एरर होता है, जिसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। अब ये एरर होते क्या है, तो आपको याद रखना है। रिसर्च में रिसर्चर हमेशा अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब जब भी रिसर्च अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब नल हाइपोथेसिस बताती है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। और याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिसर्चर अपने रिसर्च में कौन सी हाइपोथेसिस को सिर्फ टेस्ट करते हैं। सो याद रखिएगा, रिसर्च में रिसर्चर हमेशा सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस सही निकली तो रिसर्चर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर नल हाइपोथेसिस को अगर रिसर्चर रिजेक्ट करते तो ऑटोमेटिकली आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्चर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, जैसे हमें ऑप्शन ए और बी दिया गया है, तो ये एरर होते क्या है हम इस टेबल के थ्रू देख लेते हैं। तो टाइप 1 एरर कब होता है? जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू होती है। नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बाद आप उसे रिजेक्ट कर लेते हो। आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ट्रू होने पर आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, तो ये आपकी हो जाती है टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर कब होता है? जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है। फॉल्स होने पर भी आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। फॉल्स होने पर आपने उसे क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आपकी हो जाएगी टाइप 2 एरर। सो टाइप 1 एरर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, टाइप 2 एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं। सो लेकिन हमें यहाँ पर नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से कुछ रिलेटेड नहीं ऑप्शन दिया गया है, हमें बस यही दिया गया है इस क्वेश्चन में कि ऐसा एरर जिसमें रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं हो। इस पर रिसर्चर का कंट्रोल होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर में रिसर्चर का कंट्रोल होता है, लेकिन एक ऐसा एरर जिस पर रिसर्चर का कंट्रोल नहीं होता उसे हम कहते हैं रैंडम एरर। कोई भी एरर अकर हो जाता है रैंडमली, किसी भी तरीके से एरर
हो जाता है जिसमें रिसर्चर उस चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लांट पर स्टडी हो रही है, सो टेम्परेचर उस पर अफेक्ट कर सकता है। सो टेम्परेचर ये अफेक्ट कर रहा है तो ये रैंडमली एरर अकर हो जाता है जिस पर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं हो। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैंडम एरर। नेक्स्ट, विच लॉ इज रिलेटेड टू सैंपल इन्वेस्टिगेशन। सो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन से कौन सा लॉ रिलेटेड है। सो याद रखिएगा, सैंपल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है आपको पहले ये पता होना चाहिए। मतलब आप जब सैंपल सेलेक्ट करते हो तो आप किस किस तरीके से सैंपल सेलेक्ट करते हो, आप कैसे सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, कितना आपका सैंपल में कितने मेंबर्स हो रहे हैं, क्या आपने ज्यादा आपके सैंपल्स को चुन लिया है, फिर आपने बहुत कम आपके सैंपल्स को चुन लिया, उसे हम कहते हैं सैंपल इन्वेस्टिगेशन। यानी सैंपल पर आप कैसे स्टडी परफॉर्म करें उसे हम कहते हैं सैंपल इन्वेस्टिगेशन। अब सैंपल इन्वेस्टिगेशन से आपके जो लॉ रिलेटेड होते हैं, ये दोनों भी लॉ होते हैं, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। ये दोनों भी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सैंपल पर इन्वेस्टिगेशन करो तो आपको ये दोनों लॉ को फॉलो करना होता है। अब ये दोनों लॉ होते क्या है, तो हम यहाँ पर देखते हैं इस डेफिनेशन में। सो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या होता है कि आपने जो भी आपके सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली, जो भी आपके पास सैंपल होंगे वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तभी आप उस सैंपल पर स्टडी परफॉर्म करते हो, फिर इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हो और तभी आपको सही रिजल्ट भी मिलेंगे। सो उसे कहते हैं हम लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डेटा भी कहते हैं। याद रखना है, एग्जाम में आपको इस नाम से भी आ सकता है और इस नाम से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन में कौन से लॉ रिलेटेड होते हैं। सो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डेटा, ये दोनों लॉ होते क्या है। सो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, जैसे लार्ज नंबर्स लिखा है यहाँ पर, लार्ज नंबर्स का मतलब होता है कि आपका जितना ज्यादा आप सैंपल सेलेक्ट करोगे उतना कम आपके एरर आने के चांसेस होंगे, मतलब उतना एक्यूरेट आपके रिजल्ट आ सकते हैं, उतने सही आपके रिजल्ट आ सकते हैं। सो याद रखिएगा, जब भी आप आपके सैंपल का साइज लार्ज रखोगे आपके जो रिजल्ट आएंगे उतने एक्यूरेट आएंगे, उतने सही आ सकते हैं, और इस केस में आपके जो सैम्पलिंग एरर है वो भी रिड्यूस हो जाता है। सो सैंपल इन्वेस्टिगेशन में ये दोनों भी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये दोनों भी लॉ सैंपल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। नेक्स्ट, एक्शन हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्शन हाइपोथेसिस कौन से ऑप्शंस पर बेस्ड होंगी। अब एक्शन हाइपोथेसिस ये होती क्या है। सो एक्शन वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू योर एक्शन रिसर्च। ओके, सो एक्शन रिसर्च में जैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ इमीडिएटली उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं एक्शन हाइपोथेसिस, सॉरी एक्शन रिसर्च। अब एक्शन हाइपोथेसिस क्या होती है, एक्शन रिसर्च में हम जब भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, सो उसके अगेंस्ट कुछ हाइपोथेसिस मेड करने को हम कहते हैं एक्शन हाइपोथेसिस। अब जैसे मैंने आपको इसके पहले भी कई लेक्चर्स में बताया कि एक्शन रिसर्च आपकी टीचिंग फील्ड में ज्यादा यूज करी जाती है, एजुकेशनल फील्ड में ज्यादा यूज करी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्शन रिसर्च में आप एक्शन हाइपोथेसिस कैसे बनाओगे कि मान लीजिए एक क्लास में एक टीचर है, वो बच्चों को बता रही है कि मैप को किस तरीके से रीड करना है, किस डायरेक्शन में मैप को देखना है। अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में आपको मैप है और मैप को रीड करना है। तो यहाँ पर टीचर क्या करेगी, इसके अगेंस्ट हाइपोथेसिस ले डाउन करेगी कि मैं और किस तरीके से बता सकती हूँ कि बच्चों को किस वे में कितना इजी मेथड होगा कि मैप को रीड करना। से यहाँ पर टीचर इमीडिएटली कुछ हाइपोथेसिस ले डाउन करेगी और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देगी। सो एक्शन हाइपोथेसिस किस चीज पर बेस्ड होती है, प्रॉब्लम पर, क्योंकि एक्शन रिसर्च भी हमारी प्रॉब्लम पर ही बेस्ड होती है, जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब प्रॉब्लम को कुछ कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का क्या कॉज है उसे हम सॉल्व करने के लिए एक्शन हाइपोथेसिस का यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉज ऑफ हाइपोथेसिस। एक्शन रिसर्च में कोई थ्योरी का आप यूज नहीं करते हो और रिसर्चर्स के एक्सपीरियंस का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है, यानी प्रॉब्लम का हम कॉज फाइंड आउट करते हैं और एक्शन हाइपोथेसिस इसी पर बेस्ड होती है कि प्रॉब्लम का क्या कॉज हो रहा है। नेक्स्ट, The snowball sampling method is useful when the universe is small and dash. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड जब यूज करते हो तो आप कब यूज करोगे, जब आपकी यूनिवर्स स्मॉल होती है, और क्या होती है आपकी यूनिवर्स, क्या स्कैटर्ड होती है, स्पेसिफिक होती है, जनरल होती है, फिर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो हम पहले देखते हैं कि स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है।
सो स्नोबॉल सैम्पलिंग जिसमें रिसर्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रिसर्चर नहीं प्ले करते, यहाँ पर आपके जो रिस्पोंडेंट होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये रिसर्चर है, रिसर्चर को स्टडी करना है पर्टिकुलर जो सिटी है, उस सिटी में रहने वाले जो पर्सन है कितने पर्सन ड्रग कंज्यूम करते हैं। तो जो भी ड्रग कंज्यूम करते हैं ये इजीली अपने आप को एक्सपोज नहीं करते पर्सन, तो यहाँ पर रिसर्चर को उनके कुछ एक दो लोग मिल जाते हैं और उन्हीं एक दो लोग को रिसर्चर कहते हैं कि तुम और पर्सन को और रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट कर लाओ जो ड्रग कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये ड्रग कंज्यूम करते हैं, इनको पता होगा कि और ऐसे कौन से पर्सन है इस पर्टिकुलर सिटी में जो ड्रग कंज्यूम करते हैं, तो ये पर्सन और लोगों को सिलेक्ट कर लाएगा, फिर ये पर्सन भी और लोगों को सिलेक्ट कर लाएगा। सो यहाँ पर स्नोबॉल सैम्पलिंग में मेनली जो यूनिवर्स होती है वो बहुत स्मॉल होती है, क्योंकि इजीली लोग खुद को एक्सपोज नहीं करते कि हम ड्रग कंज्यूम करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं करेगा, इसीलिए एक दो % रिसर्चर को मिल जाते हैं और उन्हीं लोगों से रिसर्चर कहते हैं कि तुम और रेस्पोंडेंट को सिलेक्ट कर लाओ। तो याद रखना स्नोबॉल सैम्पलिंग में आपकी जो यूनिवर्स होती है वो काफी स्मॉल होती है एंड स्पेसिफिक होती है, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पर ही कुछ स्पेसिफिक लोगों पर ही आप रिसर्च कर पाओगे जो सिर्फ और सिर्फ ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपके जो यूनिवर्स है स्कैटर्ड नहीं होती, मतलब ज्यादा फैली हुई नहीं होती, बहुत कम होती है, सो स्कैटर्ड तो हो नहीं सकता ऑप्शन। इसी तरीके से जर्नल भी नहीं हो सकती, आपकी स्पेसिफिक होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। फिर कॉन्सेंट्रेटेड यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में एकदम स्पेसिफिक, ये भी नहीं हो सकती है। लेकिन आपकी जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड में आपकी जो यूनिवर्स होती है बहुत स्मॉल होती है और एक स्पेसिफिक होती है, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्पेसिफिक। नेक्स्ट, when data collected is passed through one statistical method, organization, classification, tabulation, computation, etc. are called। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपने एक डेटा कलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल उस डेटा पर आपने एक स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करा, मतलब आपने उस डेटा का मीन निकाला होगा, उसका मीडियन, मोड, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, देन उसको ऑर्गेनाइज किया आपने, उसको सिस्टमैटिकली उसको प्लेस किया, देन उसको आपने क्लासीफाई करा, जिस ग्रुप में उस डेटा को होना चाहिए वहां पर आपने प्रॉपर उसको अरेंज कर दिया, देन टैबुलेशन कर दिया, मतलब आपने टेबल में उस डेटा को फिल कर दिया, एंड देन लास्ट आपने कंप्यूट कर दिया वैल्यूज को। सो उससे हम क्या कहते हैं उस डेटा को। सो याद रखना जब भी आपके पास जो डेटा मिल रहा है आप उस पर कुछ अप्लाई कर रहे हो, जैसे स्टैटिस्टिकल मेथड, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसको क्लासीफाई कर रहे हो, तो उससे हम कहते हैं कोई प्रोसेस डेटा होता है, क्योंकि आप उस डेटा पर कुछ काम कर रहे हो, तो उस डेटा को बोलेंगे हम एक प्रोसेस डेटा। उसको आपने एक प्रॉपर वे में जो इन्फॉर्मेशन लग रही है आपने सिर्फ उतना ही रखा, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसको आपने डिलीट कर दिया, तो उसे हम कहेंगे वो एक प्रोसेस डेटा हो जाएगा। अब रॉ डेटा क्या होता है? रॉ डेटा वो होता है जो एक ओरिजिनल डेटा हो या फिर अनऑर्गेनाइज्ड डेटा हो, मतलब ऐसा डेटा जो आप मान लीजिए आपने सैंपल पर स्टडी परफॉर्म किया और सैंपल से आपको जो डेटा मिल रहा है आप उसे बोलोगे ओरिजिनल डेटा, क्योंकि यहाँ पर आपने उस डेटा को ना ही आपने उसका स्टैटिस्टिकल मेथड से कुछ अपने मीन मीडियन निकाला उसका, ना उसको ऑर्गेनाइज किया, ना आपने उसको क्लासीफाई किया, बस आपको एक डेटा मिल गया सैंपल से। सो वो एक ओरिजिनल डेटा अगर अनऑर्गेनाइज्ड होगा, जिसका आपने उसको कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया, उस पर कुछ मेथड्स ने अप्लाई किए, उसको क्लासीफाई नहीं किया, तो उसे हम कहते हैं एक रॉ डेटा। सो रॉ डेटा और अनऑर्गेनाइज्ड डेटा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी इज पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा क्या होता है? जो आपका खुद का डेटा हो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका नेम, सरनेम, आपका एड्रेस, सो ये सारे आपके पर्सनल डेटा हो जाएगा। सो पर्सनल डेटा को आप ना ही उस पर आप स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई कर सकते हो, ना ही उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोसेस डेटा। नेक्स्ट, क्वेश्चनियर शुड हैव फॉलोइंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्वेश्चनियर जो होता है, जो कि आपका एक डेटा कलेक्शन टूल होता है, तो क्वेश्चनियर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं या फिर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जनरली क्वेश्चनियर में प्रेजेंट हो सकते हैं। सो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। डेटा कलेक्शन टूल्स जैसे क्वेश्चनर्स, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस, ये जो आपकी डेटा कलेक्शन टूल्स है इन पे आपको कंपलसरी 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर कंपलसरी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें एक लिस्ट होती है उसमें सारे रिसर्चर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देते हैं और रिसर्चर जो रिस्पोंडेंट्स है उस रिसर्चर के आंसर्स का रिस्पॉन्स करते हैं।
सो क्वेश्चन क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं। रिसर्च पहले से ही इनको डिसाइड कर लेते हैं क्वेश्चंस को, और जो आपके रिस्पोंडेंट है उनको बस यहाँ पर रिस्पॉन्स करना होता है। सो याद रखिएगा, क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन में ना 20 क्वेश्चन होते हैं, ना 30, ना 40। मतलब क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन पूछ सकते हो आपके रिस्पॉन्डेंट से, या फिर सिर्फ आप 30 क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है। आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको चाहिए कि आपका जो सर्वे है, सर्वे में आपकी नीड के अकॉर्डिंग चाहिए, मतलब आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछना है, आपका जो ज्यादा डेटा आपको कलेक्ट करना है, तो आप ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। जैसे 50 पूछ लिया आपने, 100 भी पूछ सकते हो, आप 200 भी पूछ सकते हो। तो अनलिमिटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो आप आपके क्वेश्चनर्स में। तो यहाँ पर कोई आपके पास स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है कि आपको सिर्फ 30 पूछना है, 40 पूछना है, तो आप आपके नीड के अकॉर्डिंग पूछ सकते हो। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सर्वे। नेक्स्ट, What distinguishes the experimental method from the quasi-experimental method? इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में डिफरेंस क्या होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, कई पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड, और जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और मॉडरेटिंग वेरिएबल और नेक्स्ट होता है कंफाउंडिंग वेरिएबल। सो इन वेरिएबल्स पर आपको कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक्सपेरिमेंटल और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है। सो अब मैं बता दूं आपको, एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो सेम चीजें होते हैं, जिनमें इन दोनों में डिफरेंस नहीं होता है, जो सिमिलर चीजें होते हैं, वो होती है साइंटिफिक स्टेटस, यानी आप साइंटिफिक वे से आपकी स्टडी परफॉर्म करते हो, साइंटिफिक वे से रिसर्च करते हो, उसमें आप साइंटिफिक थियोरीज, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज करते हो, सिस्टमैटिक मैनर में आप आपके रिसर्च परफॉर्म करते हो। उसी तरीके से ऑप्शन बी, एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये दोनों में भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, आप बेसिकली इसको ऑब्जर्व करते हो। दोनों में आपका इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का रोल सेम ही प्ले होता है दोनों भी मेथड में। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों भी ऑप्शंस में आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड के डिफरेंस नहीं दिए हैं, बल्कि ये तीनों भी ऑप्शन में इन दोनों मेथड्स की सिमिलैरिटीज आपको दी गई है। अब जो डिफरेंस होता है आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में, ये होता है कि आपके जो आप रैंडम असाइन करते हो पार्टिसिपेंट्स को, ये रैंडमली आप असाइन नहीं कर सकते आपके क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में। अब जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इनको मैनिपुलेट करते हो, इनको रैंडमली आप असाइन करते हो, लेकिन ऐसा आप क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में नहीं करते हो, क्योंकि क्वाजी का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल। ओके, आप आर्टिफिशियली, आप नेचुरल वे में इसको परफॉर्म नहीं करते हो, इसीलिए आप क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप डायरेक्टली आपके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको रैंडमली असाइन नहीं करते हो, ना ही आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो। तो यही डिफरेंस होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू कंडीशंस। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग सिलेक्ट द पॉपुलेशन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, आप इंटरवल डिसाइड कर लेते हो। आप आपके मान लो कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपके पास बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से मैं हर 5th पर्सन को सिलेक्ट कर लूंगा और वो मेरा सैंपल बन जाएगा। सो यहाँ पर आप कोई इंटरवल डिसाइड कर लो कि इतने इतने नंबर्स के लोगों को, इतने इतने नंबर्स पर जो भी मेंबर्स आएंगे उनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आता है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, the population divided into various subgroups and each subgroup having a representation in a sample design is called stratified sampling. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आप क्या कर लेते हो, आपकी जो पॉपुलेशन होती है, जो कि हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन होती है, आपकी पॉपुलेशन को आप सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो, जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, और उस ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद उस ग्रुप से आप सैंपल सिलेक्ट कर लेते हो और उस पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। सो ये आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की डेफिनेशन हो गई। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। Then option C, the members of population are fairly homogeneous where simple random sampling is used. Yes, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी ये कह रहा है हमें कि
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप जो पॉपुलेशन में से मेंबर्स सिलेक्ट करते हो, तो आपकी जो पॉपुलेशन होगी उस केस में होमोजीनियस होगी। अगर आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस होंगे तो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड का यूज करते हो और रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हो। अगर आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होगी तो आप स्ट्रेटिफाइड का यूज करोगे। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी करेक्ट है। देन ऑप्शन डी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट जस्ट लाइक ड्रॉइंग अ नंबर इन अ लॉटरी। तो आपको याद रखना है ये ऑप्शन जो आपको गिवन है सैम्पलिंग से रिलेटेड, ये इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप लॉटरी मेथड की तरह आपके पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हो। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम लॉटरी मेथड भी कहते हैं। तो लॉटरी मेथड क्यों कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा जब लॉटरी का टिकट लगता है लोगों को, तो क्या कैसे करते हैं? लॉटरी मेथड में एक लिस्ट होती है जिसमें मेंबर्स के नेम गिवन होते हैं, उसमें आप रैंडमली किसी भी मेंबर्स को चूज कर लेते हो और उनकी लॉटरी लग जाती है। उसी तरीके से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी आप पॉपुलेशन में से मेंबर्स को डायरेक्टली सिलेक्ट करते हो, मतलब रैंडमली सिलेक्ट करते हो और उस पर स्टडी परफॉर्म करते हो आपकी। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम लॉटरी मेथड भी कहते हैं। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है रिलेटेड टू सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट जस्ट लाइक ड्रॉइंग अ नंबर इन अ लॉटरी। नेक्स्ट, written documents, newspapers, diaries, letter, trip description, etc. are the source of information used in. So इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि आपके पास कुछ written documents है जैसे न्यूज़पेपर, डायरीज, लेटर्स, ट्रिप डिस्क्रिप्शंस। तो ये सारे जो सोर्सेज है, इन सोर्सेज से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप कौन से मेथड में इन सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन को यूज करोगे। याद रखिएगा जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च में, हिस्ट्री में भी आप जैसे पढ़ते हैं, आपके पास सारा पुराना डेटा होता है, यानी पास्ट में जो भी फेनोमेना अकर होता है उसको बताया जाता है। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो न्यूज़पेपर, डायरीज, लेटर, यहाँ पर आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये सेकेंडरी होता है, यानी ये ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है। सो जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है ये हिस्टोरिकल मेथड में आप यूज करते हो। यानी हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, जैसे पास्ट में जो हिस्ट्री हैपेंस होती है, जैसे वर्ल्ड वॉर, इंडियन हिस्ट्री, ये सारी जो हिस्ट्री होती है सारी आपको हिस्ट्री बुक में देखने मिलती है। तो वही होता है आपका हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड में ऑलरेडी जो अवेलेबल सोर्सेस है उसी का यूज करा जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और ये देखा जाता है कि प्रेजेंट में इसका कुछ यूज होता है या फिर यूज है या फिर नहीं है। सो यहाँ पर ये जो डेटा है, ये जो सोर्सेस आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आप ये हिस्टोरिकल मेथड में यूज करोगे। अब रिमेनिंग ऑप्शंस में हम देख लेते हैं, जैसे केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में क्या होता है, आप 4 to 5 पीपल का ग्रुप बना लेते हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक टॉपिक चूज कर लेते हो और उस पर आप डिस्कशन कर लेते हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई न्यू टॉपिक, जैसे मान लीजिए आपको कोई न्यू फोन लॉन्च करना है, तो उस फोन के बारे में आप उस पर्टिकुलर ग्रुप में 4 to 5 ग्रुप में आप 4 to 5 लोगों के बीच में आप उस टॉपिक को डिस्कस करोगे। सो यहाँ पर केस स्टडी मेथड से आपके पास जो भी डेटा आपको मिलेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक न्यू मिलेगी। सो यहाँ पर आप केस स्टडी मेथड में पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं यूज कर सकते। इसी तरीके से स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है, जिसमें आप कोई मैथमेटिकल फॉर्मूलाज परफॉर्म कर कोई सॉल्व करते हैं, सोल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। जैसे किसी का मीन निकालोगे, पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसका मीन निकालोगे, मीडियंस का, स्टैंडर्ड डिवीजन। सो ये सारे आपके मैथमेटिकल से रिलेटेड टर्म्स है। सो स्टैटिस्टिकल मेथड में भी आप न्यू इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी, इवैल्यूएशनरी मेथड। इवैल्यूएशनरी मेथड क्या होता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी की जाती है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इवैल्यूएशनरी मेथड का यूज करा जाता है। जैसे जीन्स हो गए, ऑफस्प्रिंग्स, जीन्स, पेरेंट्स से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो ये सारी चीजें जो होती है ये इवोल्यूशनरी मेथड में यूज करी जाती है। ज्यादा करके बायोलॉजी फील्ड से ज्यादातर रिलेटेड होती है। सो यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिस्टोरिकल मेथड। एंड डैश इज द वे टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम इन अ सिस्टमैटिक वे। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि हमें दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम हमारी जो रिसर्च की प्रॉब्लम होती है उसे हम एक सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करते हैं। यानी मान लीजिए आपकी कुछ रिसर्च की प्रॉब्लम है, XYZ आपकी कुछ रिसर्च की प्रॉब्लम है,
यहाँ पर अपने इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक मैनर में आपको रिसर्च की प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो। आप आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम कैसे भी जिगजैग मैनर में सॉल्व करोगे तो आप अभी कभी रिसर्च ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो रिसर्च होती है ये 1 और 2 मंथ्स की नहीं होती। आपकी रिसर्च आपको 3 to 6 years तक आपकी रिसर्च चलती है। तो आपको एक सिस्टमैटिक वे में आपको रिसर्च को परफॉर्म करना होता है, या फिर आपके रिसर्च की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना होता है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में करते हैं। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया है, आप किस तरीके से आपको स्टेप्स फॉलो करना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में हर एक चीज आती है, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके से आपको उसको कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना है, रिसर्च के में आपको कौन कौन से एथिक्स फॉलो करना है, किस तरीके से आपको रिसर्च परफॉर्म करना है, कौन से प्रोसीजर, कौन से मेथड्स, कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, किस तरीके से आपको रिपोर्ट लिखना है, उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। वो सारी चीजें आप सिर्फ और सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी में परफॉर्म करते हो। सो याद रखिएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसा वे है जिसमें आप आपकी जो रिसर्च है, रिसर्च की प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करते हो, यानी स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप्स के पीछे आपके कुछ ना कुछ लॉजिक होगा और प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप आपके रिसर्च को परफॉर्म करते हैं। तो सिर्फ ऐसा आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए टेक्निक। टेक्निक क्या होता है, एक मेथड, सिर्फ एक मेथड है। सिर्फ अगर आप आपकी रिसर्च में सिर्फ मेथड यूज करो तो क्या आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे? नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी रिसर्च प्रोसीजर। रिसर्च में आप कौन कौन से प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, कौन कौन से मेथड्स अप्लाई कर आपके रिसर्च को सॉल्व करें। अगेन प्रोसीजर का मीनिंग होता है मेथड्स। सो रिसर्च में सिर्फ आप मेथड्स यूज करोगे तो आप आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी रिसर्च प्रोसेस। सिर्फ आप आपके रिसर्च के प्रोसेस, यानी आप रिसर्च के कुछ जैसे 7 to 8 स्टेप्स है, उन्हीं स्टेप्स को, उन्हीं प्रोसेस को अगर परफॉर्म करोगे तो क्या आप आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे? ये भी हम नहीं कह सकते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसा वे है जिसमें आप आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करते हो। नेक्स्ट, thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.